नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योत्सना सिंह एक बार फिर से कक्षा 7 और 8 हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण में भाग 3 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, इसके पहले आपने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होता है, उसके कितने रूप हैं, वो प्रयोग के आधार पर उसके क्या नामकरण हुए हैं। अब उसके बाद हम आपको बोली पढ़ाएंगे। तो बोली में क्या है, बोली किसे कहते हैं? बोली एक सीमित क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय अर्थात वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बोली जाती है। कहा जाता है कि भारत में हर कोस अर्थात कुछ कुछ दूरी पर बोली बदल जाती है, अर्थात बोलने की जो हमारी शैली होती है वह बिल्कुल बदल जाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, क्योंकि बोली कुछ कुछ दूरी में जो शैली होती है वह सिर्फ क्योंकि उसको हम अपनी भावनाओं को बोली में बोलकर प्रकट करते हैं, न कि लिखकर। बोली विकसित होते होते भाषा का रूप ले लेती है, तब उसमें साहित्य की रचना होती है। भारत की प्रमुख बोलियां हैं, यहाँ पे देखिए, मगही, कन्नौजी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली आदि, ये सभी क्या है? बोलियां हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम ब्रज, यहाँ पे अवधी और ब्रज भाषा में तो रचना हुई है, लेकिन ये क्या है? यह बोली धीरे धीरे इसका क्षेत्र बड़ा हो गया। जब वह कोई भी क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वह भाषा का रूप ले लेती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। तो समझ में आया किसे बोली कहते हैं? अब आप देखिए भाषा और बोली में अंतर, कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। जब हम अपने मन के भाव को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं, अर्थात दोनों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं अपने विचारों को, तो वह बोली नहीं बल्कि क्या होता है? भाव से भाषा कहते हैं। जबकि बोली में क्या होता है कि बोली में हम सिर्फ अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं, न कि लिखकर। अर्थात हम बोली में अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं, लिखकर नहीं कर सकते। जबकि भाषा में क्या है? हम बोलकर और लिखकर दोनों में अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो आए बच्चों समझ में? अब देखिए उपभाषा किसे कहते हैं। उपभाषा बोली का ही एक विकसित रूप है, अर्थात जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। अर्थात जब बोलते बोलते उसकी भाषा की शैली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वह धीरे धीरे उपभाषा का रूप ले लेती है। उपभाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है। आप देख सकते हैं कई बोलियां उपभाषाएं बन गई हैं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जो उपभाषा का रूप ले ली है, अर्थात वो कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा, ब्रज, अवधी आदि, ये सब बोलियां थी जो बाद में धीरे धीरे जो है ये विकसित हुई और यह उपभाषा का रूप ली और धीरे धीरे इसमें रचनाएं होने लगी। जैसे आप देखेंगे ब्रज भाषा में सूरदास की बहुत सारी रचनाएं हैं और अवधी भाषा में तुलसीदास की। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए उपभाषा को बोलियों में 5 भागों में विभाजित कर दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और मागधी अर्थात बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत ये कौन कौन सी हैं? बोलियां हैं। अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी आदि। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं आती हैं इसके अंतर्गत? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी आदि। पहाड़ी हिंदी में भी बहुत सारी बोलियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लुई आदि। मागधी अर्थात बिहारी हिंदी जो होती है उसमें कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि। ये सभी क्या है? यह उपभाषाओं की अंतर्गत जो बोलियां हैं उसको यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है। तो बच्चों समझ में आया? तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? लिपि पढ़ेंगे। अर्थात लिपि किसे कहते हैं? जो
ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है, अर्थात हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे मुंह से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं उसको लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। अर्थात आप देखिए यहाँ पे भाषा की ध्वनियों को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अपने भावों और विचारों को संरक्षित रखने के लिए अर्थात उसे उसे सुरक्षित रखने के लिए लिपि का विकास हुआ। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जो इस प्रकार है। अर्थात तो लिपि कहते किसे हैं, उसकी क्या परिभाषा है एक बार आप देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि यहाँ किस भाषा की कौन सी लिपि होती है। उच्चारित ध्वनियों की लिखने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आया किसे हम लिपि कहते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि जो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे देश में, उसकी किसकी क्या लिपि है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपियाँ। कुछ प्रमुख अर्थात कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं हैं जिसको हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो किसकी लिपि कौन सी है, अब आइए हम आपको बताते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इन 22 भाषाओं में जो मान्यता प्राप्त है, इन 22 भाषाओं में ऐसी 12 भाषाएं हैं जिसकी लिपि देवनागरी होती है। अब आप यहाँ पे देखिए किसकी कौन सी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। सिंधी भाषा की लिपि देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। कोंकणी की देवनागरी। संस्कृत देवनागरी। नेपाली देवनागरी। संथाली देवनागरी। डोगरी देवनागरी। बोडो देवनागरी। मैथिली देवनागरी। कश्मीरी देवनागरी। उर्दू, फारसी, उड़िया, बंगाली, बंगला, असमिया, तमिल या ब्राह्मी, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम, वत्ता, थौलू, कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और गुजराती की लिपि क्या है, गुरुमुखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 ऐसी भाषाएं जिसकी लिपि देवनागरी। कौन कौन सी है, हिंदी, सिंधी, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ तक आपके क्या है 11 है, और ये लेके क्या हो गया 12, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आप देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उपयुक्त भाषाओं में अर्थात संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उसमें 12 भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो बच्चों इस पाठ के अंतिम बिंदु अर्थात व्याकरण के बारे में अब हम बताएंगे। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, भाषा पढ़ा, लिपि पढ़ा, बोली पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे, व्याकरण, जो इस पाठ का अंतिम बिंदु है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण भाषा को रूप देता है, उसका परिष्कार करता है, अर्थात भाषा को एक नया रूप देता है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए। तो अब बच्चों आइए व्याकरण के विभाग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्याकरण को हम पूरा एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, उसको हम अलग अलग जो है विभागों में उसको विभाजित किए हैं। तो व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार से क्या तात्पर्य, वर्ण विचार में हमें क्या पढ़ना है, जो कि आपके अगले पाठ में है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के अक्षरों के उच्चारण, आकार, वर्गीकरण एवं उनके मेल से शब्द बनने के नियमों आदि का उल्लेख होता है। इसके अंतर्गत ही स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे, स्वर व्यंजन के बारे में विचार करेंगे, उसके उच्चारण स्थान के बारे में विचार करेंगे। किस में करेंगे, वर्ण विचार में। तो बच्चों इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके अगले अध्याय में
शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? शब्द विचारों के अंतर्गत शब्दों के भेद, कि शब्द के कितने भेद होते हैं, उसकी उत्पत्ति, वो कहाँ से उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति तथा रचना संबंध नियमों का उल्लेख होता है। किसके अंतर्गत उल्लेख उसका होता है? शब्द विचार के अंतर्गत। उसके बाद आपका अंतिम जो है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं या किस पर विचार किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य बनने के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। इस पाठ में हमने सीखा, सबसे पहले भाषा के बारे में सीखा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा से हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के रूप के बारे में हम जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। जो हमारी उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि भारत की उपभाषाएं हैं, और बुंदेली, अवधी, ब्रज, ये सब क्या है? आपकी बोलियां हैं। भारत की राष्ट्रभाषा आपको मैंने ऊपर पढ़ाया है, क्या है? आपकी हिंदी है। बोले जाने वाली ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, कि जब हम शुद्ध रूप से व्याकरण का हमें ज्ञान होगा तभी हम उसको बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, अभी हमने आपको ऊपर बताया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, इसी के साथ आपका यह पहला पाठ यहीं पे पूरा होता है। अब अगले पाठ में हम नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।